नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 110वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आज एक ऐसे गांव की बात कर रहे हैं आपसे जो कि भारत का सबसे संपन्न गांव है। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि एशिया का ही सबसे संपन्न गांव है, लेकिन भारत का सबसे संपन्न गांव है। और ये गांव कहाँ है? ये हिवरे बाजार गांव है, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। ये कोई बहुत ज़्यादा आबादी भी नहीं है, 1250 लोगों की आबादी है और करीब करीब इस समय करीब करीब 305 परिवार उस गांव में रहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव में करीब करीब 1/4 लोग, इस गांव के जितने परिवार हैं वो समझ लिए कि 80 लोग इस गांव में, 80 परिवार करोड़पति हैं। अब 305 परिवारों में से 80 परिवार करोड़पति हैं और बाकी जो 50 परिवार, ये बाकी जो परिवार हैं उनकी भी आय 10 लाख सालाना से ज़्यादा है और गरीबी की रेखा के नीचे इस समय कोई भी परिवार नहीं है। वैसे कहते हैं लोग कि 3 परिवार है जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, लेकिन वो 3 परिवार जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उस गांव वालों की गरीबी की रेखा के नीचे का फार्मूला अपना खुद का बनाया हुआ है। और जो गरीबी का रेखा जो सरकार ने निर्धारित किया है उससे उनका जो गरीबी रेखा मापना है वो 3 गुना ज़्यादा है। तो ये समझ लीजिए कि भारत के जो गरीबी रेखा सरकार का जो अपना आंकड़ा है उसके अनुसार तो उस गांव में कोई भी गरीबी की रेखा के नीचे नहीं है। ऐसे गांव की हम बात करेंगे और यह गांव कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई ऊपर से आ गया है, बल्कि उस गांव के ही लोगों ने, गांव के सामूहिक प्रयास से ये हालात बदले और ये कोई बहुत दिन में नहीं बदले। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत दिन नहीं लगा बदलने में। 80 और 90 के दशक में इस गांव की हालत ये थी कि इस गांव में वही बम्बई के जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उससे भी बदतर इसकी हालत थी। उस समय करीब करीब 180 परिवार इस गांव में रहते थे और धीरे धीरे वहाँ हालत ये हो गई थी कि ये जो ज़िला है अहमदनगर, ये एक तरह से सूखाग्रस्त हमेशा रहता है, पानी वर्षा बहुत कम होती है। तो इनके गांव में भी वही हालत थी, पानी की कमी थी, पानी होता नहीं था। थोड़ी बहुत फसलें होती थी, जब बरसात वाली जो फसलें होती थी उसी से वो लोग अपना कुछ पैदा कर लेते थे। और लगभग 90% लोग उस गांव में गरीबी की रेखा के नीचे थे। ये 80 और 90 के दशक की बात बता रहा हूँ। 90% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे और उस गरीबी की रेखा के नीचे जो भारत का जो अपना पैमाना है गरीबी की रेखा के नीचे, वो उससे 90% लोग गाँव के, क्योंकि कुछ होता ही नहीं था, पानी होता नहीं था। पानी का लेवल पहुंच गया था 180 मीटर से लेकर 120 मीटर तक पानी, तो कहाँ से पानी हो। बारिश का पानी का रोकने का कोई वो व्यवस्था थी नहीं, पानी गिरता था, बह जाता था वो, तो इसलिए कहीं उनके पास पानी नहीं था। पेड़ के अभाव में जितने जंगल थे वो कुछ कट गए थे, कुछ सूखे हो गए थे और इससे बारिश भी बहुत कम होती थी। जहाँ जितना बारिश सामान्यतः होना चाहिए उसके 1/10% बारिश भी होती थी। इस हालात से ये हुआ कि वहाँ के गांव के लोग पलायन करने लगे। करीब करीब 180 में से 40 परिवार तो गांव छोड़ के जा ही चले गए 80 और 90 तक। इस हालात में ये गांव था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पहले के बाद में ये गांव शुरू से ऐसा बहुत दिन से प्रयास होने के बाद ये गांव इतना संपन्न गाँव हुआ। ये गांव की सारी कहानी शुरू होती है 1990 से, जब ये गांव संपन्नता की ओर बढ़ने लगा। और ये गांव के शुरुआत कैसे हुई? अब एक नौजवान थे पोपटराव पवार, काम थे, यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, सब लोग, इनको भी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छी नौकरी मिल रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने गांव की तकदीर बदलेंगे। और 90 के दशक से इन्होंने गांव की तकदीर बदलने का कोशिश शुरू किया। अब ये कैसे इन्होंने बदला?
पहले तो इन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, और उन्होंने ये कहा कि बुजुर्गों से कहा कि मुझे ये गांव आप 1 साल के लिए दे दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि इस गांव की कायाकल्प करने के लिए हम योजना बनाएं। तो उन्होंने प्रोत्साहित किया, बुजुर्गों ने माना, कहा कि ठीक है आप अपने ढंग से इस गांव करिए। और जब उन्होंने ये गांव से कहा, लेकिन साथ साथ गांव वालों से ये भी कहा कि आपको 7 बातें मैं जो इसका आपके सामने रख रहा हूँ, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा और इसमें सहयोग करना पड़ेगा। गाँव वाले इसके लिए भी सहमत हो गए और उन्होंने 7 बातें जो कही वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो योजना उन्होंने बनाई, पहला तो चराई बंदी। चराई बंदी का ये है कि जंगल, वो जो पशुएं हैं घूम घूम के चरती थी, तो आप समझ लीजिए कि जब घूम घूम के चर रही हैं तो कहीं थोड़ा बहुत घास मिला तो पूरे इलाके में कहीं घास वास का कोई चर जाती थी। जो कोई कहीं भी थोड़ा घास निकला और चर गई तो एकदम से वीरान जैसा जमीन होने लगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल चराई बंदी बंद होना चाहिए, खुला चराई बंदी, जिसको खुला चला कि जहाँ भी चाहे पशु अपना घूम घूम के चर। दूसरा उन्होंने कहा कुल्हाड़ी बंदी, मतलब जब कोई भी पेड़ वहाँ नहीं काटा जाएगा। तीसरा नसबंदी, उन्होंने कहा कि नसबंदी होगी, मैंने परिवार को नियोजित किया जाएगा। चौथा नशाबंदी उन्होंने किया। फिर कहा कि सभी लोग श्रमदान करेंगे गांव के लिए, सभी लोग श्रमदान, और एक श्रमदान का उन्होंने संकल्प कराया कि सभी लोग श्रमदान करें। छठा और 7वां जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, मतलब जो ज़मीन के नीचे जो पानी बरस रहा है वो कहीं रुक तो रहा नहीं है, तो जब तक हम उस पानी को रोकेंगे नहीं तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के द्वारा उस पानी को रोकें, और जब रोकेंगे तो जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर तो बहुत नीचे जा चुका है, तो उससे न फसल हो सकती है और न फसल की हम सिंचाई कर सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। और 7वां जो है उन्होंने एक व्यवस्था की फसल मैनेजमेंट की। अब ये 7 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि 5 साल का हमें 90 से लेकर 95 तक का आप समय दीजिए, और 5 साल का ये समय उन्होंने लिया। आपको याद होगा कि उस समय जो ये वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था थी तो आई आपके 92 में, 93 में, आप उस समय आई भी नहीं थी जब इन्होंने शुरुआत की। तो जो कुछ ये किया उन्होंने वो अपना योजना, गांव के सभी का सहयोग और उससे गांव को बनाने का जो ये निर्णय लिया वो गांव की परिस्थितियों के अनुसार। देखिए, यही मैं बार बार कहता हूँ कि हर गांव की अलग अलग परिस्थिति है। जो सरकारें योजना बनाती हैं वो एक जगह बैठ के, प्रदेश की सरकार पंचायत निदेशालय में या किसी स्वास्थ्य निदेशालय में या जिस निदेशालय में बैठ के बस यहाँ से एक योजना बना देंगे, पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे। गांव के लोगों की उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, गांव की समस्या क्या है, मूलभूत समस्या क्या है, किस समस्या को प्राथमिकता मिलना चाहिए, किस समस्या को बाद में देखना चाहिए, बिना ये समझे बूझे ये योजना लाए, उस योजना को लागू कर दी। अब किसी गांव में लोग बीमार नहीं है तो वहाँ भी योजना बन जाएगी कि वहाँ भी दवाई बांटा जाए। अब उस गांव में दवाई बांटेंगे, दवाई तो गांव की कोई बीमार तो है नहीं, कोई दवा लेगा, तो ये अधिकारी कर्मचारी उस दवाई को बेच के खा लेंगे। ये जो सबसे बड़ी जो इस राज्य सरकार के स्तर पर जो ये व्यवस्थाएं जो की जाती हैं, ये इतना मूर्खतापूर्ण ये व्यवस्थाएं हैं, इनको आज तक समझ में नहीं आया। अब वो देखिए, वहाँ उन्होंने जो 7 बातें बताई उस अपने गांव के अनुरूप बताई, क्योंकि वहाँ आप ये चराई बंदी तो मैं समझता हूँ कि आज तक सरकार ने कहीं भी लागू नहीं कर रखा है चराई बंदी का। और उस गांव को जरूरत इसलिए थी कि चराई बंदी जब हम करेंगे, मतलब फसलों को, छुट्टा फसलों को आप छोड़ेंगे, तो ये जो घास है और जो झाड़ियाँ बाड़ियाँ जो पैदा हो रही हैं रहेंगी, तो ये पानी को रोकेंगी, और पानी को जब रोकेंगे तो वहाँ से हमारा वाटर लेवल कम होगा। ये उन लोगों ने अपना सोचा, ये अपना गांव के अपने लोगों की ये अपनी क्रिएटिविटी, अपने लोगों की सोच है, अपने लोगों का चिंतन, अपने लोगों का अनुभव है, उसके आधार पर ये उन्होंने रखा। तो जो ये 7 योजनाएं जो उन्होंने अपने लिए बनाया, वो योजनाएं अपने ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने बनाया। इसी तरह हर गांव की अपनी ज़रूरत हो सकती है। तो इसलिए बार बार ये कहने का मैं कहता हूँ कि गांव के लोगों को दीजिए अपना अधिकार, वो अपने ढंग से उनको विकसित करेंगे।
लेकिन वो तो अब जैसा मैं कहता हूँ कि गांव को अधिकार देने में तो इनको लगता है कि अगर दे दिया तो फिर हमारे पास क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, नेताजी क्या करेंगे, अब अफसर क्या करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये जो उन्होंने किया तो इससे उन्होंने कहा हम 5 साल का समय लेते हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव उनको देखने को मिला कि 2 साल में ही उनको ये प्रभाव देखने को मिला। उन्होंने इसमें किया क्या कि सबसे पहले, और इससे गाँव वाले बड़े उत्साहित हुए कि ये तो हम लोग का जो प्रयास है वो कोशिश होने लगा। इन्होंने क्या किया कि सब बहुत सारे पहले 70-80 कुएँ थे जहाँ के पानी रुकता था, इन्होंने सैकड़ों कुएँ खोदे और पहाड़ों के पानी जहाँ जहाँ रुक सकता है वहाँ वहाँ उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। पूरे गांव में चारों तरफ उन्होंने इस तरह के पानी संरक्षण करने की व्यवस्था कर दी कि जहाँ की बरसात का पानी, एक बूंद भी अगर पानी गिरता है वो भी बर्बाद ना हो। वो इसमें कोई नाला बना दिया, कोई ट्रेंच बना दिया, कहीं पानी को घेर लिया ताकि एक से दूसरे में जाके जो बड़े बड़े तालाब हैं उनमें जाके वो पानी वहाँ रुक जाए। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम ये। इससे होने से पानी की लेवल थोड़ा सा बढ़ने लगा। दूसरा उन्होंने किया कि जब पानी का लेवल बढ़ने लगा तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो यहाँ की खेती है, पारंपरिक खेती है, गन्ना उन्ना इस तरह के जो इसमें कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी, उन्होंने कहा कि इसको तो हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। इस तरह की खेती अगर हम की जाएगी तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, पानी मिलेगा नहीं, फिर किसान को नुकसान होगा, और किसान को नुकसान होगा निराश होगा तो धीरे गांव छोड़ के चला जाएगा। यही हो ही रहा था। पानी की खेती का वो खेती करते थे जिससे कि ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती थी, और उसमें हर साल एक बार तो सूखा, पानी कमी और किसानी में घाटा। तो ये हालत हो गई थी कि लोग गांव छोड़ के भागने लगे और बिल्कुल गांव एक तरह से बिल्कुल गरीबी के चरम सीमा पर पहुंच गया था। उन्होंने कहा हम ऐसी खेती को बंद किया। वो अपने नियम बनाए कि ऐसी खेती जो ज़्यादा पानी लेती है उसको उन्होंने नियम बना के कहा कि ऐसी कोई खेती पूरे गांव के लोग नहीं करें। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जिसमें बहुत कम पानी लगे, जैसे उन्होंने प्याज की खेती शुरू कर दी, इसकी खेती शुरू कर दी, आलू की खेती शुरू कर दी, और बहुत मोटे अनाज जिसमें बहुत पानी कम लगता है उनकी खेती उन्होंने शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ कि कम पानी में फसल उगने लगी। तो ये जो पानी उन्होंने संचय किया उससे 1-2 साल में ही उनको लगने लगा कि हम लोगों का उत्पादन और जो हालात है उसमें थोड़ी वृद्धि हुई। जहाँ सूखा था, सब घाटे हो रहे थे, वो घाटा रुक गया और उत्पादन में थोड़ी वृद्धि हुई, उत्साह बढ़ा। इस तरह उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं थी उस समय महाराष्ट्र सरकार की कई योजनाएं थी गांव के लिए विकास की, तो उसकी भी मदद दी। और एक योजना बनाई उन्होंने पूरे गांव की 5-5 साल की, 90 से 95, फिर 95 से 2000। देखिए पंचवर्षीय योजना अपना गांव का अपना लागू किया। यह नहीं कि पंचवर्षीय योजना जो सरकार बनाती, उन्होंने गांव वालों ने अपना पंचवर्षीय। और क्योंकि 5 साल के लिए ये बहुत कितना सुगम है कि 5 साल के लिए ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है, और अगर 5 साल के लिए पूरी ग्राम पंचायत अपने लिए योजना बना के उस पर क्रियान्वित करे तो ये कितनी बड़ी सफलता मिल सकती है। और ये इन्होंने करके दिखाया, पंचवर्षीय योजनाएं उन्होंने करके दिखाया कि इस तरह से उन्होंने अपने यहाँ उत्पादन किया, जो उत्पादन की जरूरतें थी उसको उन्होंने शुरू किया। इसका ये परिणाम हुआ कि गांव में जब ये उत्पादन बिल्कुल पानी की कमी, वही जितनी उनको जरूरत पड़ती थी पानी मिलने लगा, पानी की कमी नहीं रह गई। पानी का वाटर लेवल जहाँ तक 100, 120, 25 था, वो वाटर लेवल एकदम आके 30-35 फीट पर पानी आ गया। सैकड़ों कुएँ हो गए, जहाँ सैकड़ों कुएँ उन्होंने खोदा के तो चारों तरफ पानी का आया। साथ ही साथ उन्होंने लाखों पेड़, 3 लाख पेड़ लगाए, 3 लाख पेड़ लगाए। और जब 3 लाख पेड़ लगाए तो वर्षा भी वहाँ शुरू हो गई। तो जो वर्षा एकदम से वहाँ कम हो गई थी वो तिगुना चौगुना वहाँ बारिश होने लगी। तो एक तो बारिश का पानी रुकने लगा और बारिश में चौगुना बारिश होने लगा, क्योंकि पेड़ नहीं थे, सब ज़मीन सूखी हुई थी, इसलिए बारिश होता नहीं था। इसके लिए अब पानी था, पानी से पेड़ हुए, पानी पेड़ और बरसा। तो जो एक गांव का जो सिद्धांत नहीं है कि ज़मीन
और जंगल और ये जल। तो जमीन, जंगल, जल, इनका तीनों का ऐसा उन्होंने समन्वय बनाया कि जमीन को, जंगल को और जल को, तीनों का समन्वय बना के उन्होंने उस क्षेत्र में ये और फलों का चक्र बदल दिया, और वही फल उन्होंने लगा, वही वो फसलें लगाने लगी जो कि गांव को उस पानी, उतने पानी में उनको पर्याप्त जितना उत्पादन हो सके वो अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। तो ये बात उन्होंने बदला। तो ये अपने ग्रामीण स्तर पर ये देखिए किस तरह से गांव के लोगों ने बिना किसी सरकारी योजना सहयोग के अपनी योजना से, अपने श्रम से, श्रमदान भी करते थे, सारे कुएं उन्होंने श्रमदान करके खोले, जहाँ जहाँ भी पानी का संरक्षण करना है ये सब श्रमदान से करे, उन्होंने ये किया। तो इसमें जहाँ उनको सरकारी योजनाओं का सहयोग मिलता था उसको भी लेने की कोशिश किया, उनको कुछ मिला भी, लेकिन ये योजना इस तरह से कार्य करने की उनकी क्षमता, अब जैसे उनको सरकार ये आपको मिल तो जाता है लेकिन उत्साह नहीं रहता है, पैसे लिए और काम नहीं किए। तो ऐसा नहीं, उन लोगों ने बोले उत्साह से ये सारे काम किए, और इसीलिए जो 5 साल की योजना थी 2 साल में पूरा कर दी। कितना उत्साह रहा होगा आप समझ लीजिए। इस तरह से अपने गांव को उन्होंने एक ऐसा गांव बना दिया जहां की इतने लोग आय बढ़ी, प्याज की खेती, कृषि की खेती, और भी वो आलू की खेती, और इसके साथ साथ और भी जितने अनाज और जितने भी थे। अब एक और काम किया उन्होंने कि अपने दुग्ध इंडस्ट्री, अपने पशुपालन को भी बढ़ाया। पशुपालन को बढ़ाने के लिए है कि जो चारे थे नहीं, जब पानी बरसता नहीं था, चारे नहीं थे, तो उन्होंने चारों के लिए भी उन्होंने अपनी व्यवस्था की वहाँ। और चारे की व्यवस्था के लिए उन्होंने जो पेड़ लगे, ये जो पेड़ लगाए थे उन्होंने सब जंगल के, उनके पास नहीं, गांव में तो ज़मीन थी नहीं तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वो ज़मीन पर उन्होंने पेड़ लगाई, और वहाँ उन्होंने उनसे एक तरह से व्यवस्था की कि हमें आप इतना घास हमको नियमित आप देते रहेंगे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उन्होंने समझौता किया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको कहा कि हम इतना नियमित घास देंगे पशुओं के लिए। तो घास की भी उनको, पशुओं के जो चारे की भी बहुत उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर दी। और जब पशुओं के चारों की व्यवस्था हो गई तो लोगों ने पशुपालन भी शुरू किया। पहले चारे की व्यवस्था के अभाव में पशुओं में दूध नहीं देते थे, एक पशुपालन की चारे की व्यवस्था हो जाने से उनको एक पशु गाय भैंस रखने की सुविधा आई। तो अपने एक तो उन्होंने फसल का चक्र बदला, दूसरा फिर पशुओं का व्यवस्था किया उन्होंने, और पशुपालन से उन्होंने ये गाय भैंस दूध, जो भी दूध वाले पशु थे, उससे भी इनको आय मिली। तो एकदम से जो भी कैश क्रॉप, डेयरी इंडस्ट्री, और इससे उनको एकदम से फ़ायदा और लागत कम होने लगी। इन चीज़ों से जो आलू और प्याज से लगा इतना श्रम लगता नहीं है और उतना समय नहीं लगता है, थोड़े थोड़े समय में उनको मिलने लगा। और उन्होंने ऐसा चक्र बनाया कि हमारे हमेशा खेत हमारे कोई न कोई उत्पादन देते रहे। तो इससे गांव में ये स्थिति बनी कि लोगों के पास, सबके पास पैसे आने लगे। अब पैसे के बाद जब संपन्नता आई तो उन्होंने गांव के अन्य क्षेत्र का भी विकास किया। उन्होंने कहा कि सभी घरों में पहले तो शौचालय की व्यवस्था होगा, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें शौचालय नहीं होगा। तो 100% घरों में उन्होंने शौचालय की व्यवस्था की, और वो सारे लोगों को उपलब्ध है शौचालय। और सफाई की ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है कि ग्राम पंचायतों का दावा है कि आप एक मच्छर पकड़ के लाइए और 400 रुपया ले जाइए। अब बताइए, सफाई की तो चरम सीमा है ना। कोई दावा कर सकता है कोई कि हम एक मच्छर लाइए और 400 रुपया ग्राम पंचायत देगी? ये अपने आप कितना बड़ा अद्भुत है कि भारत में एक ऐसा गांव है जहाँ की एक मच्छर नहीं है। अगर एक मच्छर आप ला देंगे तो ग्राम पंचायत वहाँ आपको 400 रुपया आपको देगी। इस स्तर का सफाई का व्यवस्था है कि मैं तो कहता हूँ पूरे देश के जो बड़े बड़े लोग जो सफाई करने का दावा किए हैं, जितने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़े बड़े, जहाँ लाखों करोड़ों रुपया पानी की तरफ बहाया जाता है सफाई के नाम पर, उन लोगों को सीख लेना चाहिए कि इस गांव में कि आखिर में कौन सी उन्होंने व्यवस्था है कि एक मच्छर भी, जबकि ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पशुपालन नहीं होता है,
गोबर भी है, वहाँ मूत्र भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मच्छर नहीं है। इससे कौन सी उन्होंने ऐसा कमाल कर दिया है, कौन सी बुद्धि लगा दी जिससे कि वहाँ मच्छर बिल्कुल भला हाई नहीं है, मच्छर नहीं रह नहीं गए। तो लेकिन उन्होंने दावा करते हैं कि हाँ मच्छर नहीं है ये। इसके अलावा उन्होंने ये भी अपने गांव में किया है कि जो भी फैसले लेते हैं वो लोग वो एक सामूहिक फैसला लेते हैं, पूरे गांव के लोग। और वहाँ का जो ये मज़ेदार बात है कि वहाँ का जो ग्राम पंचायत भवन है उसको ग्राम पंचायत भवन नहीं लिखते, उसका नाम दिया उन्होंने ग्राम संसद। ग्राम संसद। अब ग्राम संसद का ये भी देश के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को, जो लोग ग्राम पंचायत भवन, मैं तो ग्राम पंचायत भवन को ग्राम पंचायत नाम को ही मैं नहीं मानता। पंचायत क्या है, वहाँ बैठ के पंचायत करना है, पता नहीं किसने इस पंचायत का नाम इसमें दे दिया। वहाँ पंचायत नहीं करना है, वहाँ एक तरह से हम लोग तो उसी को सरकार कहते हैं, ग्राम सरकार। वहाँ की सरकार का मतलब है कि वो गांव अब व्यवस्था चला रही है, व्यवस्था अपनी व्यवस्था खुद चला रही है। ग्राम सरकार होना चाहिए, गांव सरकार होना चाहिए। पंचायत करने के लिए वह नहीं बैठे। पंचायत शब्द जैसे आता है उसका ही मतलब है कि 4 लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं। ये गलत शब्द इस्तेमाल किया गया संविधान। वैसे तो ये संविधान में ये शब्द आ गया है, पता नहीं कैसे ग्राम पंचायत शब्द आ गया, और जबकि होना चाहिए ग्राम सरकार, गांव सरकार। लेकिन वो ठीक है, अब उस समय उन लोगों की जो समझ रही होगी, अब कानून बनाने वालों की, संविधान में जो संशोधन करने वालों को, उन लोग ग्राम पंचायत ही समझ में आई होगी, क्योंकि पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी। तो ग्राम पंचायत शब्द कोई पुराना शब्द उन्होंने ला के इसमें डाल दिया संविधान में भी, लेकिन वो ग्राम पंचायत नहीं है, गांव सरकार है। और इसीलिए देखिए, वहाँ के जब अपने मन से उन्होंने विकसित किया, तो इनके संविधान के संशोधन के पहले से उन्होंने शुरू किया 90 से, तो उन्होंने अपने गांव के पंचायत को, जहाँ पंचायत हम सारे लोग गाँव में जुड़ते हैं, उसको ग्राम संसद का, गांव संसद का नाम दिया, और वहाँ बैठ के सारे लोग फैसले करते हैं। अब जब पैसे आए उनके बाद, तो उन्होंने शिक्षा पर भी ध्यान दिया, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया। जो आंगनबाड़ी, जो सरकारी योजना है उसको तो ठीक से चलवाते ही हैं। अपने स्तर से उन्होंने बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, वो उसमें गांव की सफाई, गांव का पर्यावरण, गांव के पेड़, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप गांव के स्कूलों पे गांव के लोगों का नियंत्रण रहेगा, अपने ढंग से चलाएंगे, तो जब पहले ये भी शिक्षा छात्र को देंगे कि जो गांव की ज़रूरतें हैं उसमें वहाँ के जो गांव के जो रहने वाले लोग हैं उनको उस ज्ञान। किसी भी स्कूल में आप गांव के अनुसार कोई पढ़ाई नहीं होती। एक बना दिया गया पाठ्यक्रम, प्राइमरी स्कूल का ये, जूनियर हाई स्कूल का ये, और यहाँ जिले राज्य स्तर से पाठ्यक्रम बना दिया, वही पढ़ाइए। अगर गांव में आपको नदी है तो नदी की रक्षा करनी है, उसको नहीं बताया जाएगा। और जिस गांव में बहुत सारे गांव नदी नहीं है, तो गांव में बच्चे नदी के बारे में पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि उसके गांव में नदी है ही नहीं है। उसके बारे में आप एक चैप्टर नदी के पढ़ा रहे हैं, उसके गांव में नदी ही नहीं है। वहाँ तो कुएँ हैं, कुएँ के बारे में बताइए, वहाँ जल संरक्षण के बारे में बताइए। तो अपने गाँव के अनुरूप शिक्षा भी नहीं देते कि जो गाँव की जरूरतें थे। तो वो एक पाठ्यक्रम बन रहा था, पढ़ रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने गाँव के अनुरूप जो इनको पाठ्यक्रम है वो तो पढ़ाते ही हैं, उसके अलावा गांव के अनुरूप कैसे जल का संरक्षण करना चाहिए, कैसे सफाई करना चाहिए, कैसे लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये अलग से वो अपने गांव के हिसाब से अपने स्कूल में शिक्षा दिलाते हैं। और स्वास्थ्य की जितनी उनकी व्यवस्था है उसका सब, एक बच्चे का, एक परिवार का वो स्वास्थ्य का गारंटी देते हैं। जिस तरह से ये जितने भी समाज कल्याण संबंधी योजनाएँ हैं वो अपने गाँव में इतने अच्छे ढंग से चलाए हैं कि किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और उसका परिणाम ये है, इसका परिणाम देखिए कि जो 40 परिवार उन्होंने गांव छोड़ के चले गए थे, सब वापस आ गए। एक रिवर्स प्लायन जिसको कहते हैं कि आप पहले लोग गांव छोड़ कर शहर जाते थे, और अब यहाँ उसी गांव की स्थिति हो गई कि वहाँ से लोग अब बम्बई और पुणे जो चले गए थे लोग, वो लोग लौट के गाँव है, इसमें 40 परिवार फिर गाँव में आ गए। और क्यों नहीं आया? जब गाँव में ही उनको करोड़पति और लखपति बन सकते हैं, उनकी गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाएंगे, गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं पूरा गांव, तो क्यों रहेंगे वो जाके वहाँ जाके शहरों में, गरीबी में, अब झुग्गी झोपड़ियों में क्यों रहेंगे? अपने गांव के माहौल में रहेंगे। और वहाँ सब के सब वापस आ गए, सब गाँव को आगे बढ़ाए। और ये गाँव की स्थिति आज ये है कि इसको जो है 5 पुरस्कार मिल चुके हैं। मैं उन पुरस्कारों के बारे में आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ
कि इस गांव ने अपने मेहनत से 90 से, फिर से बार बार मैं दोहराता हूँ, शुरुआत हुई थी पोपट राव पवार जी ने शुरू किया था 90 में। उनको अनअपोज लोगों ने सरपंच चुना, पहले कोई और सरपंच थे। जब उन्होंने सुना तो गांव के सबका सहयोग लेके, पढ़े लिखे थे, अपनी समझ से, गांव के सहयोग से उन्होंने 90 से जो काम शुरू किया तो उसका परिणाम देखिए। ये गांव पहले ही 1995 में ये गांव आदर्श गांव बन गया। 5 साल में, सिर्फ 5 साल में आदर्श गांव की श्रेणी में आ गया। आदर्श गांव की श्रेणी में आने का मतलब ये है कि इसमें कुछ चीज़ें, ये शर्त है कि ये चीज़ें आप पूरी करेंगे, वो आपको तो सरकार आपको इस तरह के सहयोग देगी। तो उन्होंने वो चीज़ें कर दी। जैसे उसमें वो भी है कि जैसे शराबबंदी करेंगे, श्रमदान करेंगे, इस तरह 3-4 चीज़ें और हैं, वो करेंगे तो आदर्श गांव में मानेंगे। और जो आदर्श गांव का विकास करना है तो सरकार सहयोग देगी। तो वो उन लोगों ने तो पहले ही तय कर लिया था, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि वो तो 7 बातें उन्होंने पहले ही तय कर लिया था। तो आदर्श गांव वाले ने, सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आदर्श गांव को जो सुविधा देना है वो आपके गांव को दे रहे हैं। और वो जो सुविधा लेके अपना लोग कर ही रहे थे, श्रमदान वगैरह सब कर ही रहे थे, उससे सहयोग लेके थोड़ा बहुत उन्होंने उनका सहयोग लेके आगे बढ़े। तो ये तो हुआ आदर्श गांव, पुरस्कार मिला 95। दूसरा यशवंत गांव ग्राम। अब यशवंत राव वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश वालों ने उनके नाम पर ग्राम का व्यवस्था की है। उसमें ये है कि जल संरक्षण के लिए उनका एक जो बहुत अच्छा, जहाँ जल संरक्षण है उनको वो यशवंत राव ग्राम का पुरस्कार देते हैं। तो उन्होंने 2000 में उनको यशवंत ग्राम का पुरस्कार मिला। फिर निर्मल गांव का मतलब है कि 2000 जो बिल्कुल साफ सुथरा, ये भी देखिए, स्वच्छ गांव। निर्मल गांव में स्वच्छ गांव, शौचालय भी हो, सड़कें भी साफ हो, नाले भी हों, सारी सफाई में भी उनको नंबर 1 का पुरस्कार मिल चुका है अपने गांव साथ में। फिर उनको वनग्राम, इतने पेड़ लगाए उन्होंने, जैसे मैंने कहा 3 लाख पेड़ लगाए, कि उनको वनग्राम का भी पुरस्कार मिल चुका है। और 2007 में ही उनको नेशनल वाटर अवार्ड, क्योंकि इतना जल संरक्षित करके उन्होंने इतने व्यवस्था कर दी है कि नेशनल वाटर अवार्ड मिल गया। अब आप ये देख लीजिए कि ऐसे ऐसे गांव हैं। मैं इन गांवों को भारत के प्रेरक गांव के नाम से आपको जो बताता हूँ, एक एक गांव के बारे में भारत के, वो सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि ये जो नेताओं का और अधिकारियों की ये जो समझ है, खास करके उत्तर प्रदेश में, और ये मुझे शर्म भी आती है कि आज तक उत्तर प्रदेश का एक भी गांव ऐसा नहीं आ पाया जिसको कि मैं अभी तक जिन गांवों के आपका उल्लेख कर चुका हूँ उसके बराबर भी कहीं कोई गांव आ सका है। यहाँ क्या गांव है कि यहाँ लुहिया गांव, गांधी ग्राम और अम्बेडकर गांव, और ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। ये सब बन तो गए, खूब पैसा खर्च हुआ। लोहिया ग्राम, गांधी गांव, अम्बेडकर ग्राम और क्या क्या गाँव, सांसद गांव बन गए। वहाँ क्या होता है कि ये ले जाके पैसा, सरकारी पैसा ले आके झुकते हैं, और वो सरकारी पैसा ले जाके गांव में ठेकेदार और दलाल और बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी, नेता, वो बंदरबाट करते हैं। यही चल रहा है कि सरकार का, जनता का पैसा अब सरकार के हाथ में गया, और उस पैसे को ले जाके ऐसे ऐसी गांव में योजनाएं लाएंगे और जाएंगे, और कुछ सड़क बना देंगे, कुछ खड़ंजे बना देंगे, और वो कुछ टूटेंगे, कुछ बिगड़ेंगे, कुछ बस कुछ बिजली का लाइन खींच देंगे। और ये हालत ये है कि एक भी गांव उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, 60,000 ग्राम पंचायतें हैं, एक भी गांव नहीं है जो भारत के इन प्रेरक गांवों के कैटेगरी में कहीं एक गांव भी आ गया हो। और कितना अरब रुपया इन लोगों ने, इन नेताओं ने, अधिकारियों ने, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने खा लिया होगा, कितना खर्च कर दिया होगा इस संबंध। ये है आपके उत्तर प्रदेश की ये दृश्य। हालांकि मैं तो खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देश भर के हम लोग जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत तो इतनी बुरी है, और ये सब इस नेताओं और अधिकारियों के भ्रष्टाचार, और कोई नहीं जिम्मेदार है, सिर्फ ये नेता और अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं। और ये लूट क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको इतना आसानी से गांव चरने की जगह मिल गई है। रुपया और जितना सरकार पैसा है, कैसे गांव के नाम पर किस तरह से लूट लो अधिक से अधिक, वही इनका लगातार यही कार्यक्रम चल रहा है। तो इसलिए कभी तो ये गांव सरकार बनने नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं कि
अगर आप बताइए, अगर ये इन गाँव ने तो अपने बूते पर बनाना, आप क्यों गांव के लोगों की क्षमता को क्यों कम आंक रहे भाई? और मान लीजिए गांव के उन लोग, मान लीजिए उन गाँव में कुछ लोग आए, आगे बढ़े, प्रेरणा दिया, लेकिन जब आप हर गांव को अधिकार दे देंगे तो गांव में जैसे अधिकार उनको मिलेगा तो एक नहीं दर्जनों लोग खड़े हो जाएंगे कि हमें अपने गांव को ऐसा गांव बनाना है। अगर ये गांव बन सकता है 90 के बाद, ये भारत का सबसे, ये आप देखिए, भारत का सबसे संपन्न गांव बन सकता है। गांव में जहाँ करोड़पति और लखपति हो सकते हैं, 20-25 साल में लखपति और करोड़पति बन सकते हैं। दुनिया का कौन सा ऐसा मॉडल, भारत का कोई मॉडल है कि 20 और 25 साल में आपको गांव के लोगों को लखपति और करोड़पति बना दे? कोई हो बता दीजिए। लेकिन गांव में ये क्षमता है कि उन्होंने लखपति और करोड़पति गांव वालों ने बना दिया। ये कोई मामूली बात है क्या कि गांव के लोगों ने, गांव में लखपति पैदा हो गए? मतलब ये आप, और एक लखपति नहीं, 350 में आपके देखिए 80 करोड़पति गाँव में। और कितने सालों में? 20-25 सालों में। 25 सालों में लखपति करने वाला गांव, मैं बताता हूँ कौन सा इंडस्ट्री आप लगाएंगे कि 20 साल 25 साल में एक गांव में जहाँ 300 परिवार है वहाँ करोड़पति, इतने करोड़पति पैदा हो जाएंगे। तो हिवरे बाजार में जाके देखिए कि कैसे गांव के अपने संसाधन से को आपके सारा संसाधन उनको अपना है, कोई चीज़ वहाँ से बाहर से नहीं लाया। जो कुछ गांव में है, चाहे वो पेड़ है, चाहे जंगल है, चाहे ज़मीन है, या वहाँ की जलवायु है, जो चीज़ें हैं, जल है, जो कुछ है उस गांव में है, और उसी से वो करोड़पति और लखपति बन गए। कितना अद्भुत ये अपने आप में उदाहरण है। और कितने बात ये कितना शर्म की बात है उत्तर प्रदेश के नेताओं और अधिकारियों के लिए कि एक भी गांव उत्तर प्रदेश में ऐसे गांव को विकसित नहीं करते, और न कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? गांव वाले ही करेंगे, और गांव वालों का तभी करेंगे जबकि जो गांव सरकार की अवधारणा है वो पूरी हो, उनको पूरा का पूरा अधिकार मिले, और गांव के लोग इन्हीं लोगों से, इन्हीं गाँवों से। आज तो गाँव वाले अगर चाहें भी कोई करना तो अधिकारी और कर्मचारी ऐसे इतना अड़ंगा लगाएंगे कि वो उनका एक भी योजना जो है उसको सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि बिना पैसे घूस दिए उनकी उसमें सहयोग करेंगे नहीं। और जब तक घूस नहीं देंगे तो सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग करेंगे तो जो अपने श्रम से जो कुछ किया उन्होंने, थोड़ा भी योगदान अगर मिल जाएगा तो उसमें उत्साह बढ़ जाता है। वो उत्साह है नहीं, वो तो कोई योजना उनको चलाते हैं तो उसमें लूटना शुरू कर देते हैं। तो जो योजना का उनका उत्साह 2-4-10 दिन में वो ठंडे हो जाते हैं। तमाम गाँव के लोग जानते हैं, तमाम उस युवक उत्साही आते हैं, सोचते हैं कि हम कुछ करें, योजना लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे डेयरी है, अगर डेयरी खोलना चाहेंगे तो डेयरी जैसे शुरू किए तो वो अधिकारी आ जाएगा, वो घूस मांगेगा, और डॉक्टर आएगा वो घूस मांगेगा, कर्मचारी आएगा वो बैंक वाला मांगेगा, सब घूस घास मांग के उसका आधा पैसा तो पहले खा ले, तो उसका डेयरी समाप्त हो गया। तो वो भी नहीं कर पाएगा। अगर वो कोई भी मशीन भी, अगर कोई सरकारी मशीन भी खरीदने, वो जो सब्सिडी पर लेने जाएगा, उसमें भी सब इतना कमीशन ले लेंगे कि वो उसका सब खत्म हो जाएगा। जबकि हिवरे गांव में जानते हैं, वहाँ अगर कोई बैंक से आलू बोने के लिए, चाहे प्याज बोने के लिए, अगर वो पैसा उसके पास नहीं है बीज के लिए, तो बैंक से लोन लेते हैं, और गाँव सभा, वहाँ की खुद ग्राम पंचायत, वो उनकी श्योरिटी बनती है, जमानतदार करती है। उसका लिए जब जमानत हम लेंगे, गांव पंचायत जमानत लेंगे। अब बताइए, गांव पंचायत अपने गांव के नागरिकों के लिए खुद जो है वो अब जमानतदार बन जाती है और उनको लोन दिलवाती है। इसका मतलब है कि वो अगर जमानतदार बन रही है तो गारंटी एक तरह दे रही है ना बैंक को कि हम आपका पैसा वापस कराएंगे। और जब ये गारंटी देती है तो जब वो लगाता है, फसल लगाएगा, तो उसको हर तरह से गाँव के लोग सहयोग करते हैं, पूरी ग्राम पंचायत सहयोग करती है। ये कितना बड़ा उदाहरण है, ये पूरा गांव पंचायत को सहयोग करती है। और जब पूरा ग्राम के लोग सहयोग करते हैं तो उसकी फसल नुकसान हो नहीं सकती है, और जो नुकसान होगी सब मिलकर भरपाई कर देंगे, कम से उसका लोन सब दे देंगे। ऐसा होता नहीं है, वो लोग मन से करते हैं और सब सहयोग करते हैं, तो उसको ऐसा हुआ ही नहीं कि लोन का चुकता नहीं। लेकिन ये सरकार की योजना नहीं है कि ग्राम पंचायत उनका जमानतदार बने, ये तो गाँव वालों का अपना व्यवस्था है ना। कैसे कैसे लोगों ने, गाँव वालों ने कितने बेहतरीन अपने चीज़ों के लिए, अपने विकास के लिए और अपने को तरक्की करने के लिए आगे बढ़ के नई नई योजनाएं बनाई हैं।
ये सीखने की बात है और समझने की बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब गांव सरकार बनेगी तो गांव सरकार के लोग इन्हीं गांव के जो तमाम गांव को जिनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ इनसे प्रेरित होकर और ये देखिए अपने गांव को क्या बना देते हैं। और ये सारे गांव जब इस तरह से विकसित हो जाएंगे कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अभी नेताओं को, अधिकारियों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनको तो बस लूट खसोट, बेईमानी, 420 और किस तरह से हम अपना महल खड़ा कर दें, किस तरह से हमारी नेतागिरी का चमक जाए, कैसे हम सत्ता में हासिल करें। इसके अलावा उनके पास बुद्धि में कुछ आती ही नहीं है। दिन रात उसी में, जैसे शराब का नशा है उसी तरह इनको पैसे का नशा है, उनको सत्ता का नशा, उसी में लगे रहते हैं। और इस इतनी बड़ी आबादी को जिस तरह से ऐसी इतनी बड़ी आबादी को, जिसको मैं ये कर बहुत लोग कहता हूँ, उसकी किस तरह से घोर उपेक्षा उनका शोषण कर रहा है। लेकिन वक्त आएगा इनको एक एक को दंड मिलेगा और वो दंड आप ही देंगे। एक एक चीज़ का हिसाब लीजिएगा जब वक्त आएगा, जब गांव सरकार बनेगी तो एक एक दिन को जब आप बाहर करेंगे, इनको गांव में घुसने नहीं देंगे नेताओं को, अधिकारियों को, तो देखिए गांव कैसे स्वर्ग बन जाएंगे। और ये गांव को स्वर्ग बनाना, गांव सरकार लागू होते ही देखिएगा गांव के स्वर्ग बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।